धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा 7 बजे पांच भौतिक चिकित्सा इसका एक ना भाग उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग के फेसबुक लाइव पेज पे दिख रहा होगा, आयुष दर्पण जनरल पेज पे फेसबुक पे। तो आप सभी लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं और पांच भौतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक अलग ही ब्रांच है, वो अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक दूंगा, फिर आप जुलाई के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों का और ज्ञान में वृद्धि हो और नई नई चीजें आप लोग सीखिए ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो। मैं यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी लोग का स्वागत करता हूँ। जूम पे 11 लोग जुड़े हैं टोटल, सभी लोगों का स्वागत है। अभी और धीरे धीरे सब लोग आएंगे। मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, तो आप सब लोग अनम्यूट हो चुके हैं। जो लोग बात करना चाहते हैं हैंड रेज करिएगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप कैसी हैं? डॉक्टर विनीता मैम, अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो हमसे बात करिए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। हाँ, कैसी हैं आप? आपके पास कैसे पेशेंट आ रहे हैं? सर बढ़िया हूँ। मेरे पास एक गृहिणी का पेशेंट चल रहा है, पित्तज हाँ गृहिणी का। उनको हाँ आईबीएस की भी प्रॉब्लम थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो उनको उन्होंने मॉडर्न ट्रीटमेंट लिया था। जी मेरे पास वो आए थे अम्ल पित्त के लिए। जी तो फिर वो पहले भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वो प्रवाल भस्म और इस तरह से मतलब एक कॉम्बिनेशन में 2 साल से खा रहे थे। तो मैंने कहा फिर आप इसको कॉन्टिन्यूस ले रहे हो तो इसको चेंज करो। फिर अभी सर मैंने उनको मतलब एसिडिटी तो ठीक थी, लेकिन उनका मोशन जैसे गृहिणी में होता ना, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम इस तरह से चल रहा है। जी तो फिर मैंने अभी उनको सर कुटुज परपटी वटी पंचामृत परपटी और बिलाजिल इस तरह से चलाया है। जी। अभी देखते हैं सर फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। और आप बताइए सर इसमें और क्या ऐड कर और सकते हैं। सच में आपको ऐसा दिखता है कि मोरबद्धम मोर द्रवम मल प्रवृत्ति ऐसे दिखता है सच में? जी सर दिखता है। मतलब कैसा दिखता है आप बताइए तो सब लोग सुनेंगे। कैसे होता है पेशेंट का? सर पेशेंट को कभी लूज मोशन होते हैं, कभी नॉर्मल रहता है स्टूल। अच्छा, और पेशेंट को बार बार जाना भी पड़ता है? जी सर। और भूख लगती है पेशेंट को? भूख लग रही सर, डाइजेशन अच्छा नहीं। वो कह रहे हैं वो जो भी खा रहे हैं वो एकदम वैसे ही निकल जा रहा है। जी। तो इसमें ट्रीटमेंट में आप परपटी कल्प का यूज करिए ना, स्वर्ण जी सर। परपटी, रस परपटी और आसव सर अरिष्ट। पंचामृत परपटी दिया है उनको और कुटज परपटी वटी दिया है। जी ठीक है, आप ना करिए फिर हमें बताइए। और तक्र का सेवन कराइए, ग्रहणी में सही सर। बोलाइए तक्र का सेवन होना चाहिए। सर मेरे पास कुटजारिस नहीं था तो मैंने उनको लोध्रासव दिया है, उसमें भी कुटज होता है ना सर, जी तो ठीक रहेगा सर। ठीक है ना, हमें तो रिजल्ट से मतलब है, जो भी मेडिसिन मिले उससे। जी सर। ठीक है, आप थैंक यू। बताइएगा।
रिजल्ट नहीं आया तब भी बताइएगा, सच सच बताइएगा। जी सर, पक्का सर। सर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपसे पूछेंगे ना, फिर आप बताओगे, आप गाइड करोगे। हाँ जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी, आपके वो पेशेंट का कुछ हुआ इम्प्रूवमेंट? प्रशांत भट्ट जी, जी सर प्रणाम। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? उनको 2 दिन से शुरू की दवाई अपन ने, 2 दिन हुए अभी, 2.5 कर दिन। दिए आप? अच्छा। हाँ, आज फर्स्ट डे था नस देने का, तो मैं उनको बता आया था, वो भी एडमिट है, आईसीयू में ही है। नहीं तो आपने कुछ बताया नहीं उन्होंने कि वो दवाइयों लेने से क्या फायदा क्या नहीं हो रहा? मुझे तो ठीक लगे, मतलब जो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम उनको देखा था उनके घर पे, हाँ। और अभी देखा, तो करीबन अपना जो गोल्ड वाला प्रिपरेशन अपन जो दे रहे हैं, उसका करीबन समझ लीजिए 2.5 दिन का दवाई हो गया था। तो मुझे तो बेटर लगे पहले से, मतलब उनका जो चेहरा देखा मैंने, तो ठीक लगे। और अब चूंकि क्या था कि वो मतलब नस से मैंने चालू करा दिया आज से, तो मैं अपने हाथ से ही याद डाल के आया था 2-2 ड्रॉप, हाँ। और अब ग्रेजुअली बढ़ाएंगे उसको धीमे धीमे। और शाम को मैं बोल आया था कि शाम को वो अपना क्षीर वाला तेल का नस आप दे देना, वो उनको सिखा दिया मैंने आज। हाँ। और कल से चुपचाप से वस्ती देंगे वहां पे आईसीयू में। अच्छा, तो आईसीयू में आप गए थे, मतलब अलाउ किया था जाने को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो अच्छे डॉक्टर। मतलब क्या पेशेंट का कैसा कंडीशन था, बातचीत कर पा रहे थे कि नहीं? एक्चुअली क्या था, देखो मेन प्रॉब्लम जो उनकी चल रही है कि जो 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 उनका सीएसएफ है वो पूरा का पूरा लीक हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने शंट डाले थे, वो शंट हाँ। उनके ब्लॉक हो गए थे, उसके कारण हाँ। उनको पूरा पल्स फॉर्मेशन हो गया, उनको फीवर आने लगा। तो हाँ। उनने सारे शंट को निकाल दिया, जो भी उनके मतलब फीमोरल आर्टरी के पास जो था और जो अपना ईयर के पीछे तरफ था, वो सब निकाल दिए। उसकी जगह उन्होंने एक ओमाया, एक मतलब उनका ट्रीटमेंट होता है, उसमें वो ब्रेन में एक चिप डाल देते हैं, उस चिप अच्छा। से सीएसएफ ट्यूब के द्वारा बाहर आता है। तो उन्होंने वो कर दिया उनका। और उनको सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस भी लग रहा था, वो डॉक्टर अच्छा हुआ जानते, उस समय डॉक्टर राउंड ले रहा था, तो वो उनके आपस में बात हो रही थी। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट उनका, वो एंटीबायोटिक चल रहेंगे। और वो और चिप उससे क्या क्या हो रहा है कि कंप्यूटर से जुड़ा है क्या, मतलब वो सिग्नल देता है क्या? नहीं नहीं, सिग्नल नहीं देता वो। एक्चुअली में क्या है कि वो दवाई, वो एंटीबायोटिक को डायरेक्ट ब्रेन में भेजने का तरीका है, और सीएसएफ को बाहर निकालने का तरीका है। अच्छा। तो उनका सीएसएफ आ रहा है, वो करीबन 100 ml आ चुका था जब मैं गया था। जी। बिल्कुल मतलब मैंने सीएसएफ फर्स्ट टाइम देखा एकदम जैसे अपना नॉर्मल स्लाइन होता है सर ना, जी। बिल्कुल जैसे ग्लूकोज होता है आपका 50%, उस टाइप का लग रहा था पूरा का पूरा सीएसएफ। जी। तो वो उनका निकलता जा रहा है वहां से, वो उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और अभी उनको 99.8 समथिंग अभी बुखार चल रहा है। तो वो हमने कहा वो कोई बुखार नहीं मानते, 3 से हॉस्पिटलाइज है, कैथेटर डला हुआ है, ये सब इसी कारण हो सकता है। तो सर अब रिस्पांस तो अच्छा आना चाहिए सर, उनको तो बहुत होप है अपन लोगों से, अभी और मतलब उनकी इच्छा ऐसा है नहीं है कि मतलब। बाहर से इन्फेक्शन जाएगा, अभी पूरा क्लोज हो गया ना सब चीज? हाँ, और कल वो प्राइवेट में शिफ्ट हो रहेंगे, तो फिर कल से बस्ती प्लान करी हम तो। और कल सर आप उनको ठीक कर सिखाएंगे। देंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है आप ठीक कर देंगे उनको, मतलब जिंदगी दे देंगे आप। जी सर। प्राणा भी सर वैद्य हैं आप, मुझे बहुत प्राउड फील होता है आपसे। जी सर, जी सर। तो हाँ। सर कल से बस्ती चालू कर रहे हैं, फिर अब कल से करके फिर हाँ। 1 हफ्ते बाद उनको लेके आएंगे, थोड़ा सा हाँ। 4-5 बस्ती हो जाने दो, हाँ। फिर उनको लेके आएंगे। और वो आम पाचक वटी वगैरह सब चल रहे हैं? वो सब चालू है। आम पाचक बड्डी 5-5 गोली, मतलब एक मतलब करीबन 1.25 ग्राम सुबह, 1.25 ग्राम शाम को, और हाँ। सूक्ष्म त्रिफला 2-2 गोली दिन में 3 बार। हाँ। गोल्ड वाला पुड़िया अपना सुबह शाम चल रहेगा, और दाक्षा 100, और आपका वही करीबन 30-30 ml दे रहे हैं, पूरा ज्यादा तो नहीं दे पा रहे, वो हाँ। सब चल जाएगा। आम पाचन और त्रिवत लेहम भी दे रहे हैं 2 चम्मच रात में, तो बढ़िया मोशन हो रहा है। हाँ। अब और क्या चाहिए, सब चीज तो आपने कवर कर दिया पूरा। सर अब बस यही है सर, 1 हफ्ते 10 दिन में रिस्पॉन्स थोड़ा भी आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। जी सर। प्रणाम आप सर, ये वही आप बचपन पेशेंट है से जो एक बार आप लेके आए थे, मतलब जिनका हिस्ट्री लिया था, जिनके सिस्टर थे शायद साथ में, हाँ हाँ, क्रेनियोटॉमी जी वाला। जी जी हाँ, वही जी हाँ, हेड इंजरी वाला पेशेंट था जिनका सीएसएफ लीक हो रहा था। जी जी सर, ओके सर। और इसमें क्या कौन सा वस्ती दे रहे हैं आप इनको? इनको मात्रा वस्ती दे रहे हैं अपन अल्टरनेट, एक दिन क्षीर वाला तेल का, और एक दिन अपना वो बचा तेल का।
अभी शुरू कर दिया आपने? आप बोल रहे थे ना हॉस्पिटल में है, तो कल अभी से शुरू कल कर दिया? कल से एक्चुअली क्या है, आईसीयू में तो नहीं दे पाते ना, आईसीयू में तो बहुत मुश्किल है देना, जी जी, तो लेकिन अभी आप प्राइवेट रूम में शुरू अपन कर देंगे। और चालू नस से भी आप बोल रहे थे ना, बच्चा तेल का हाँ शुरू वो कर चालू देना। कर दिया, वो तो मैं दे के आया उनको, और आज से चालू कर दिया। और अब रूम में शिफ्ट होंगे तो कुछ चुपचाप देंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब 60 ml तक आप देंगे शीर वाला और बच्चा अल्टरनेट? हाँ हाँ ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। जी। बहुत अच्छा लगता है सर की बात सुन के, इतना अच्छा से वो अभी ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ठीक है, आप बचपन से इंटेलिजेंट है क्या प्रशांत भट्ट जी? इतना अच्छा मतलब करते हैं ना, परफेक्ट करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर, आप लोगों का आशीर्वाद है सर, कोशिश है अच्छा करने का। जी, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। हाँ, अब हम किससे और बात करें? आप लोग के पास और भी पेशेंट आए होंगे तो आप लोग बताइए, और चैलेंजिंग केसेस लेना शुरू करिए आप लोग, हम सब आपके साथ हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपने कोई पेशेंट ठीक किए हैं तो बताइए कृपया। अगर आप खाना नहीं बना रही हैं तो बताइए, हमसे बात करिए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताएंगे पेशेंट ने दवाई शुरू किया? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर सुन पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम। सर मैं वो सैटरडे को उसको वस्ती देने के लिए बुलाया है, वो जो कौन से? रेक्टल कोलोन कैंसर का वो जो घृत था आपका। हाँ हाँ हाँ, तो आप कैसे देंगी? सर वही जैसे आपने बताया था, तिक्तक शीरवस्ती और इरी मुंगलादी जो वो घृत है हाँ उसका हाँ अल्टरनेट। हाँ, और फिर तो रिजल्ट बताइएगा, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएंगे, 100 साल जिएंगे। जी जी सर, अभी उसको जो आपने यूश पढ़ाए थे तो वही यूश ही उसको दे रहे हैं, तो उसको काफी इम्प्रूवमेंट है। अकेले यूश लेने से उसका फीवर वगैरह नहीं रह रहा है, और गुडुची क्वाथ उसको रेगुलर रूटीन में दे रही हूँ। पेशेंट ठीक हो जाएंगे ना तो आपका बहुत नाम होगा कि आपने कैंसर जी सर, पे इतना विजय प्राप्त कर लिया। जी सर, सब आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? सर आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए, आप तो कितने सीनियर हैं। डॉक्टर चंपा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ बताइए, दो लोगों ने एक साथ बोला, पहले चंपा मैम को बोलने देते हैं फिर चंपा मैम सर, को। हाँ पेशेंट का फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, तो वो अच्छा कल आएगा पेशेंट सर। अच्छा, तो क्या सिम्टम्स क्या है? वो सर मतलब अभी कल ही पेशेंट आएगा। एक्चुअली आज सिर्फ पूछने आए थे कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट होता है क्या। आयुर्वेद में पूरा ट्रीटमेंट होता है। आपको वो एक डॉक्टर संजय त्यागी सर मालूम है? हाँ उनको कोरोना होके लंग्स फाइब्रोसिस हो गया था, एडमिटेड थे हाँ आईसीयू में। जी मैंने उनको आम पाचक पट्टी भेजा था यहाँ पर, और फिर हाँ। कुछ कुछ दवाइयाँ उन्होंने और खाया था, श्वास का चिंतामणि रस, फिर उसके बाद। कल सर मैं पूरा हिस्ट्री लेके फिर आपको बताऊंगी मैं सर। हाँ, अगर आपको सुनना है तो सरोज मिश्रा हाँ जी बता सकते हैं आपको। अच्छा सरोज मिश्रा जी, अगर आप हैं तो आप बताएंगे आईएलडी का पूरा अच्छे से। सर जी सर। आप थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा इनको आइडिया आ जाएगा क्या बीमारी है। हाँ, जी, आप सरोज मिश्रा जी जरा थोड़ा एक बाहर आइए मिनट ना। में थोड़ा बाहर। बाहर है? जी बाहर ही निकल रहा हूँ। हाँ, जी चंपा सर। मैम आप सुन लीजिए, हाँ सर अभी क्या आवाज। बता। जी सर। ये एक्चुअली जो फाइब्रोसिस होती है वो लंग का दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक जो हमारे ब्रोंकियल ट्रैक्ट में होती है, और दूसरी जो होती है कि ब्रोंकियल ट्रैक्ट से ऑक्सीजन का आदान प्रदान एक बहुत पतली झिल्ली के थ्रू हमारी ब्लड वेसल्स को होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। तो ब्रोंकियल ट्रैक्ट से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जिस पतली झिल्ली के थ्रू होता है, वो पतली झिल्ली ही इंटरस्टिशियम कहलाती है। और उसको अगर हम लंग से बाहर निकाल के पूरे ग्राउंड पे फैला दें तो वो इतना बड़ा एरिया लंग का होता है जैसे कि टेनिस कोर्ट। इस इंटरस्टिशियम में दो तरीके की बीमारियां संभव हैं। पहली तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, और दूसरी इसमें जख्म आ जाए। इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है उसको तो हम
दवाइयों से, स्टेरॉयड वगैरह से ठीक कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी औषधि नहीं है जो इस जख्म को ठीक कर पाए, और इसी जख्म को हम फाइब्रोसिस कहते हैं। इस इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में कम से कम 200 से लेकर 250 बीमारियां तक फैली होती हैं। लंग की फाइब्रोसिस ट्यूबरकुलोसिस में भी होती है, लंग की फाइब्रोसिस सार्काइडोसिस में भी होती है, और लंग की फाइब्रोसिस के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपकी इन्फेक्शन वगैरह, जो फीदर्स हैं, बर्ड वगैरह के, पक्षी वगैरह के फीदर्स हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकती है। ये उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे कमरे में एक खिड़की है, खिड़की में जाली लगी हुई है, ये जाली को हम अगर इंटरस्टिशियम समझ लें और उस जाली पे हम सीमेंट को पोत दें या सीमेंट लगा दें, तो उस जाली से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से हम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में अगर जो इंटरस्टिशियम में सीमेंट लगा हुआ समझ लें, तो इसको ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे एक अवरोधात्मक संप्राप्ति बनती है। अब अगर जो हम दो अलग अलग बीमारियां, जैसे हमारी जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज हैं, और उसको ट्यूबरकुलोसिस से डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में जो हमारा ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है, वो कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमा, जिसका पनीरीकरण संभव है, वो होता है। एंड सार्काइडोसिस में ऐसा ग्रेन्युलोमा फॉर्म होता है जिसका पनीरीकरण संभव नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ड्राई कफ होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस में, ड्राई कफ होता है हमारा सार्काइडोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज में, आईएलडी के केसेस में, और स्प्यूटम वाला प्रोडक्टिव कफ होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस में। इन दोनों ही केसेस में लंबी फीवर की हिस्ट्री देखने को मिलती है। वेट लॉस दोनों ही कंडीशन में होता है। क्या इन्वेस्टिगेशंस कराया जा सकता है सार्काइडोसिस में? CD4:CD8 रेशियो जो होता है वो सार्काइडोसिस में 2:1 से ज्यादा होता है। जनरली ये रेशियो 2:1 होता है, लेकिन सार्काइडोसिस जैसी कंडीशन में 2:1 से ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई रेशियो बढ़ा हुआ नहीं मिलता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस में, तो ये एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस दे देता है हमारा CD4:CD8 रेशियो। अदर इन्वेस्टिगेशंस में ब्रांकियो एल्वियोलर लवाज करा सकते हैं, ब्रांकियो एल्वियोलर लवाज करा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में एक मांटू टेस्ट कराते हैं, और वहीं इसमें सार्काइड मटेरियल का एक इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस में देते थे प्योरीफाइड प्लाज्मा डेरिवेटिव इन मांटू टेस्ट ना, तो यहाँ पे सार्काइड मटेरियल एक देते हैं, और इस टेस्ट को कहते हैं EVEIM। ये EVEIM जो है सार्काइड मटेरियल को ही अंदर हम इंजर्ट करते हैं, और उसका रिस्पांस हम 48 घंटे या 24 घंटे के बाद देखते हैं। बट दिस टेस्ट इज बैंड इन इंडिया, भारत में नहीं होता। अदर इन्वेस्टिगेशंस में हम CT स्कैन कराते हैं, और CT स्कैन में HRCT स्कोर देखते हैं। HRCT स्कोर क्या होता है कि हमारी लंग्स के L3 एंड R2 लेफ्ट साइड में 3 लोब्स एंड राइट साइड में 2 लोब्स हैं, तो इनमें से कितना लंग का एरिया अफेक्टेड है उसको हम ग्रेडिंग देते हैं 1 to 5। अगर बहुत ज्यादा लंग का एरिया अफेक्टेड है तो वो 5 स्कोर जाता है, और बहुत कम अफेक्टेड है तो 1 स्कोर जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक इवेल्युएशन करते हैं कि अगर जो ये 15 से ज्यादा लंग का एरिया अफेक्टेड है, HRCT वैल्यू 15 से ज्यादा जाती है, तो ये सीवियर केस में चला जाता है, और ये 15 to 10 मॉडरेट में, और 10 से पहले जो रहता है वो माइल्ड केसेस में, ऐसा मान के हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, आयुर्वेद के हिसाब से भी ये भी बताते हैं कि कैसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें ड्राई कफ रहता है, तो हम इसको वातज संप्राप्ति समझ के, वात कफज बेसिकली मानेंगे, क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति भी है, तो अवरोध भी हुआ है, तो वात कफज संप्राप्ति को समझ के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और जो
हम सितोपलादी, त्रिकटु, टंकण, गोदंती, स्वर्ण बसंत मालती वगैरह कॉम्बिनेशन देते हैं, उसको वात कफ संप्राप्ति में हम देशी घी के साथ दें। उसके बाद स्टीम इसमें बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती है। स्टीम जो होती है वो हमारी अवरोध को खत्म करने का काम करती है। और इतना ही मुझे अभी याद आ रहा है जी। थैंक बाकी यू सर, लक्ष्मी बहुत अच्छा बताया। लक्ष्मी विलास आप अभी संजीवनी पेशेंट वगैरह को आने दीजिए, तब मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। जी जी सर। इसमें थोड़ी बहुत चीजें और रह गई होंगी, वो मुझे बीच बीच में याद आएंगी तो मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है जी। और किसी ने कुछ पेशेंट देखे हैं? डॉक्टर पूजा भावसार मैम, आप नहीं थी आज पंचकर्म वाले में, पांच भौतिक वाले में? डॉक्टर पूजा मैम, सब लोग आपको ढूंढ रहे थे। पूजा भावसार मैम अभी हैं, हेलो। लेकिन आप क्यों नहीं थी शाम को 7 बजे वाले में? नहीं सर, एक्चुअली है ना, मेरा छोटा बेबी है सर, अच्छा, सुबह। हाँ, तो थोड़ा मुझे 2 बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर। जब भी टाइम मिलता है मैं ज्वाइन करूंगी सर। तो आप पतंजलि में करती हैं प्रैक्टिस, तो आप पांच भौतिक चिकित्सा कैसे अप्लाई कर पाती हैं वहां? तो दवाइयाँ नहीं नहीं सर, रहती। नहीं, वो मेरा 2 ओपीडी है सर। एक मेरा घर का खुद का है, वहाँ पंचभौतिक और पंचकर्म चलाती हूँ। और अच्छा, जो बाहर का ओपीडी है वो पतंजलि वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, तो अभी मैंने यहाँ पे आयुर्वेदा भवना करके, बेंगलुरु आयुर्वेदा भवना, वहाँ पे कंसल्टेशन चालू किया है। तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड है वो सर। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना। अभी आप 2-2 क्लिनिक में इतने सारे पेशेंट देखती होंगी, कुछ तो सक्सेस स्टोरीज ऐसे कुछ बताइए ना, सब लोग सीखेंगे हाँ आपसे। सर, मेरी एक पेशेंट है, उसका आज ही बस्ती खत्म हुआ है। मैंने उससे बात किया है कि आपका फोटो और वो सब बनाइए और मुझे अपना केस पहले प्रेजेंट करना बताइए है। तो, आप बताइए तो कि क्या बीमारी था, क्या दिया था। सर उसको है ना हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट था मेरे पास। तो शी जस्ट टर्न 40। तो उसको है ना नियर अबाउट 13 ईयर्स से वो थायराइड का टैबलेट खा रही थी, और पिछले 4 साल से वो 100 mg पे थी। तो वो क्या हो गया है, जो थायराइड का टैबलेट रहता है ना, उससे उसको बहुत गैस्ट्रिक का साइड इफेक्ट बहुत बढ़ गया है पिछले 4-5 साल में। तो सबसे पहले वो गैस्ट्रिक के लिए ही मेरे पास आई थी, और काफी उसका वेट भी पुट ऑन हो रहा था, और स्कैंटी मेंसेस था पूरा उसका, आ ही नहीं रहा था मेंसेस। तो मैं उनको बोली कि आप एक काम कीजिए, पहले वेट रिडक्शन पे, और ये जो आपके हार्मोन इम्बैलेंस है और थायराइड का जो टैबलेट है उसका जो साइड इफेक्ट से आपको तकलीफ हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे। वी विल गो बाय स्टेप, ऐसा मैंने उनको बताया था। फिर दीपन पाचन करवा के विरेचन दिया। विरेचन जैसा अपना क्लासिक में बताया है, विरेचन के बाद बस्ती। तो मैंने उनका विरेचन के बाद बस्ती भी किया, तो उसके काफी इंचेस लॉस हुए हैं। 6 kg वेट रिडक्शन 2 वीक्स में हो गया है उनका। और पिछले 2 महीने में उसका वो, आई थिंक, हाँ, 3 मंथ्स में उसका 75 mg पे थायराइड का टैबलेट आया है। मैम हेलो। बस्ती किससे दिया था? नहीं, बस्ती तो आज खत्म हुआ मैडम। ये जो सर का ही मैंने सलाह लिया था, सर चरादी तेल और ये अपना सरसों का तेल सर ने सजेस्ट किया था। बट वो है ना डेली बेसिस पे सरसों खाती है, तो उसको साथ में है वो। तो फिर मैंने उसको सेंधवादी ऐड कर दिया उसमें, मतलब मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। तो आज मैंने उनको ओके। वही बोला कि आपका थायराइड वैल्यू और भी कम हुआ है, क्योंकि उसको है ना स्किन भी अच्छा खासा, उसका इलास्टिसिटी बढ़ गया है, स्निग्धता आ गई है, और उसको एनर्जेटिक एक्टिव भी लग रही है वो, और काफी उसका स्वेलिंग गया है। मतलब फोटो में, मतलब उनके पास फोटो है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहते, रहते हैं ना पेशेंट्स का कुछ। शी इज मतलब शी इज नॉट कंफर्टेबल ऑन सोशल मीडिया टू शो हर पिक्स। तो मैंने बोला आपका एक मुझे रिकॉर्डिंग दीजिए, तो मैं आपका केस प्रेजेंट करूंगी। शायद मेरे हिसाब से उसका 50 mg पे थायराइड का टैबलेट अभी आ गया होगा, वो करने वाली है नेक्स्ट वीक में। मैम विरेचन किससे दिया था आपने? मैंने पूरा क्लासिकल दिया है मैडम विरेचन, एज पर आवर जो शास्त्र में है घृत ना, घृत कौन सा यूज किया था उसमें? उसमें पंचतिक्त घृते यूज किया था मैंने। जी। हाँ, और मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लासिकली किया था, कोई शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ नहीं दिया था।
और विरेचन के बाद उसका 6 kg लूज हुआ 14 डेज में। विरेचन भी हुआ और उसके बाद बस्ती भी किया, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, ऐसा जो स्टेप है ना, उसमें से ये जी, दो जी। मैंने उसको फॉलो किया। एक्चुअली मैं चाहती थी वो वमन ले, लेकिन पेशेंट इज नॉट विलिंग, क्योंकि कफ प्रकृति डोमिनेंट है वो। लेकिन अभी भी उसको गैस्ट्रिक का जो उसको ड्यू टू दैट एलोपैथिक मेडिसिन गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है वो उसका नहीं जा रहा है अभी भी। जी मैम, थैंक यू। Yes, sir. जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। किसी को मैम से पूछना है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर माधुरी जाधव मैम, आजकल आप नहीं बता रही हैं बहुत सारे केसेस। माधुरी मैम, आप भी तो कितने सारे पेशेंट ठीक करती हैं डेली, बताइए ना। हाँ सर, एक्चुअली ना 2-2 3-3 दिन के आते हैं पेशेंट, इसलिए कोई ऐसी लंबी केस नहीं है सर। अभी तो बीच में कल परसों ब्लीडिंग की आई थी सर, तो उसको यही दिया पुष्पानुक चूर्ण विद तंडुलोदक और नागकेश धातकी वासा, और तो उसका फोन आया सर, उसका 3 दिन का ही दवाई दिया था, रुक गया सर। 3-3 पैड बदल रही थी सर, और अशोक वटी दिया था मैंने ये। तो ऐसे, और सर फीवर के पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, फीवर और कफ कोल्ड इधर, तो ना मोस्टली त्रिभुवन कीर्ति, सितोप्लादी और टंकन ये दिया। तो सर मैं पैरासिटामोल वगैरह भी कुछ नहीं देती, बच्चे में भी दिया ना, तो सर ठीक हो रहे हैं सर इससे, त्रिभुवन कीर्ति से। यष्टि मधु टैबलेट चूसने के लिए सर ऐसे, और एक कफ सिरप है सर आयुर्वेदिक, वो देती हूँ सर, जिसमें है ना भारंगी, कंटकारी, वासा, तुलसी है सर, पिपली है, तो ऐसे दिया तो काढ़ा तो वो ठीक हो जाता है। कौन सा कफ सिरप दे रहे हो मैम? मैम ये मैं ऐसे मंगवाती हूँ, स्पैन करके है, तो उसमें है ना सब ये है, भारंगी, कंटकारी, वासा और पिपली और तुलसी, ये सब कंटेंट है मैम। तो यही देती हूँ मैम ऐसे। अभी सर मेरे बीच में अभी 2 दिन से बच्ची खुद की बीमार है, तो उसको भी मैंने यही दिया था, त्रिभुवन कीर्ति और कफ सिरप दिया था, सीतोप्लादी का चाटन दिया था सर, थोड़ा सा टंकन भस्म डाल के, वो ठीक हो गई सर। मतलब हमेशा मैं पैरासिटामोल ये देती थी, कैल्पॉल सिरप वगैरह, तो ये टाइम मैंने दिया ही नहीं बिल्कुल सर, उसी से ही ठीक किया सर। और बोलते हैं ना, चेस्ट पे तिल तेल का मसाज और स्वेदन किया सर उसको, और अजवाइन का जो ये क्या बोलते हैं वो पूड़ी बांध के बोलते हैं ना, नाक पे सुंगाते हैं ना सर, वो गरम करके ऐसे दिया, तो वो ठीक हो गई सर मेरी। अच्छा सब फीवर और कफ कोल्ड के। जी, अच्छा तो बताती हैं आप, ऐसा लगता है सुनते रहो। थैंक यू सर। जी सर इसमें एक और मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैडम ने जो बताया ना अजवाइन का, करिए। अजवाइन का जो सुनने का है ना, वो भी हाँ। अच्छा है मैम। और यूकेलिप्टस ऑयल का भी आप दे सकते हो, जैसे बच्चों में नहाते वक्त ऑयल में 2 बूंद उनके बकेट में डालने का, तो उनका कोल्ड कफ भी अच्छे से कवर होता है। मैम और क्या डालना है बकेट में? यूकेलिप्टस ऑयल, ये क्या बोलते अच्छा, नीलगिरी तेल। हाँ जी। नीलगिरी ऑयल। और सेकंड थिंग ये भी कर सकते हैं कि क्या करना है, अजमोदा, नीलगिरी ऑयल, और वन मोर इज देयर, हाँ हल्दी का मैम। हम लोग जो शास्त्रोक्त तो बताया ना, हल्दी का तवे पे हल्दी डाल के वो सुंघाने का, वो उससे भी बहुत फास्ट रिलीफ होता है, स्पेशली इन रनिंग नोज। जी बहुत सर अच्छा एक बताया। मुझे एक और बताना था, वो मैडम आप बताइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप बताइए। कंचन मैम अभी हाँ हाँ संभालेंगे, आप बोलते रहिए। ये आई थिंक ये माधुरी मैडम जो बता रहे थे ना, त्रिभुवन कीर्ति का कॉम्बिनेशन, आप वो जो टंकन डाल के, हेलो बोलिए मैम। हाँ वो टंकन का मैडम कुछ बता रहे थे, माधुरी मैम, त्रिभुवन कीर्ति के साथ। तो टंकन हमको है ना बच्चों में थोड़ा सोच समझ के ही यूज करना चाहिए मैम, क्योंकि वो टंकन है ना, इट्स नॉट दैट मच सेफ फॉर किड्स। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे, लेकिन हमेशा आप मत दीजिए वो, उसका थोड़ा आम्ल और क्षार का सिद्धांत है, दैट्स व्हाई। त्रिभुवन कीर्ति नो प्रॉब्लम, वो भी रसकल्प ही है, वो भी आपको अच्छे से रिजल्ट देगा ही। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होती है टंकण भस्म से, बताइए।
नहीं, टंकन भस्म बहुत शार है सर, वो टंकन इज अ शार। तो ये जो किड्स में मैम ने फॉर्मूला चलाया वो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रीक्वेंटली हमने टंकन प्रैक्टिस में जब भी हम देते हैं ना तो सोच समझ के देना चाहिए, कोई भी शार हो, इंटरनली आप दे रहे हो। नहीं, मैं तो मुझे लगता है कि करीबन 7-8 साल से 10 साल से ये मतलब मेरा पेटेंट फॉर्मूला है। विच तो मुझे तो कभी Which कोई one, sir? दिक्कत नहीं आई। मतलब मुझे कौन सा मतलब सर? यही टंकण भस्म त्रिभुवन कीर्ति, और हाँ ये मैडम सितोपलादी चूर्ण मिलाती हैं, मैं उसकी जगह पर तलीशादी चूर्ण मिलाता हूँ। सर, आपका और क्वांटिटी मेजरमेंट कितना है टंकन भस्म का? वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट रहता है। जैसे भाई 1.5 साल का या समझ लो कि 15 किलो की कोई बच्ची है, या हम्म 20 किलो 17-18 किलो का कोई बच्चा है, 5-7 साल हम्म 8 साल का, तो हम हम्म उसमें सभी की मात्रा करीबन 50 mg सुबह शाम लेते हैं। तो अच्छा, नहीं मैं तो दे रहा हूँ, मुझे तो मतलब कभी आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। नहीं, आप टंकन भस्म का कितना मात्रा रखते हो वो पूछ रही हूँ। 50 मिलीग्राम एवरी मेडिसिन, mg ना? 50 mg। हाँ, हाँ 50 हाँ मिलीग्राम, तो मतलब समझ लो कि 1-1 ग्राम अपन ने तोला और उसकी 20 पुड़िया हाँ बना दी। हाँ, तो आपका डोज भी सही जा रहा है ना सर? कोई कोई वैद्य क्या रहते हैं, जैसे सुन लिया दे दिया, ऐसा होता है ये प्रैक्टिस में, वो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। यू आर डूइंग ना प्रॉपर डोज, और आप वेट के हिसाब से दे रहे हो, तो इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। हाँ, वो मतलब कोई मैं भी कॉम्प्लिकेशन। इसको यूज करती हूँ, 5 ग्राम एक महीने में यूज करती हूँ, जैसे मतलब एडल्ट में, और बच्चे में 2.5 ग्राम मतलब 1 मंथ में, मॉर्निंग इवनिंग अच्छा जैसे। अच्छा, वो नहीं उष्ण भी है मैडम प्रकृति में, मैम टंकन का। 2.5 ग्राम मतलब 60 पुड़िया बनी, तो वो बहुत कम रह गया, मतलब 50 हाँ mg हाँ, से भी कम रह आप गया। लोग डोसेज बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके दे रहे हो ना, इसलिए कोई इशू हम्म। नहीं आ रहा है। लेकिन और मैंने एक ये दो जैसे बच्चों को ये रस हम दे सकते, कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं त्रिभुवन कीर्ति, जहाँ कोई भी रस जो है? रसकल्प है मैडम त्रिभुवन कीर्ति, मतलब नहीं वो वो तो है, रसकल्प। वही बोल रही हूँ हम्म कि मतलब कब से, कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं बच्चों को रस? मैं तो यहाँ मैडम, हमारे इधर तो साउथ में पूरा ये कषाय का ही चलता है, तो आफ्टर 3 years हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं नहीं रसकल्प नहीं, बेसिकली। और पहले भी दे सकते हैं, मैं तो 1.5 साल में दे हाँ देता हूँ, 1.5 साल 1। एक्चुअली देखिए, सर रस आप, औषधि तो सुनिए ना, रस औषधि तो ऐसी है कि जब प्रेगनेंसी रहती है ना, हाँ तब भी 3 दे मंथ सकते हैं। तब देते हैं अपन। तो जब अब हाँ तो तब दे सकते हैं, तो अब तो बच्चा वैसे ही मतलब बाहर है और अपन उसको दे सकते हैं। बस मेन यही हाँ सर, रहता है कि आपका जो उनका कॉन्सेप्ट, मतलब आपका जो मतलब क्वांटिटी है ना, हाँ वो वही बस वही करेक्ट। मतलब होना चाहिए कि भाई 20 और मिलीग्राम करेक्ट 25 मिलीग्राम एक 50 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम, ऐसे आप उसको काउंट करके दें, तो कभी और कोई दिक्कत नहीं आती अगर है। बच्चे को सर ये सारस्वत रिष्ट देना हो तो कौन सी एज से शुरू कर सकते हो? सरस्वता रिस्ट मैं तो देता हूँ मैडम, मैं तो ऐसा नहीं देखता, मतलब हालांकि इतने छोटे बच्चे कभी नहीं आए, लेकिन 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल में तो मैंने दिया है। सर और क्या इंक्लूड करते हो आप? त्रिभुवन करते हो टंकन के साथ? देखिए, मेरा सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आज का नहीं, मैं बहुत साल से दे रहा हूँ, आप लोग हाँ नोट कर लें। एक हाँ है त्रिभुवन कीर्ति रस, दूसरा है चंद्रामत रस, तीसरा है टंकण भस्म, और चौथा है तलीशादी चूर्ण या सितोपलादी चूर्ण, में से कोई भी आपको जो लगता है आप पेशेंट के हिसाब से डाल दें। तो इसकी इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ड्राई कफ, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, इस पे मतलब 2 या 3 दिन में पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर करता है। और कभी है, शायद ही है कि पैरासीटामोल हमें रिपीट करना पड़ता हो, इसमें बहुत अच्छा रिकवर कर जाता है। तो ये पूजा बहुत मैम अच्छा। से एक पूजा मैम से एक हमारा है सवाल। प्रशांत सर और जरा रिपीट करते फिर से। और प्रशांत सर के ही मामले में है, प्रशांत सर के ही कॉम्बिनेशन के मामले में। पूजा मैम आप सुन रही हैं क्या? प्रशांत सर रिपीट करना प्लीज। हाँ, लिखिए, और त्रिभुवन हाँ कीर्ति, डोज। हाँ जी त्रिभुवन की त्रिभुवन कीर्ति रस, कितना देना है चंद्रा, सर डोज? एडल्ट डोज है 5 ग्राम, मतलब 250 मिलीग्राम की एक पुड़िया बनेगी। तो मैं एडल्ट डोज बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से उसको मतलब कम ज्यादा कर सकते हो। त्रिभुवन कीर्ति 5 मिलीग्राम, चंद्रमत रस 5 मिलीग्राम, टंकण भस्म 5 मिलीग्राम, और तलीशादी चूर्ण या सीतोपलादी चूर्ण 40 मिलीग्राम। इसकी 20 पुड़िया बना लें, 20 पुड़िया बना लें। यदि कोई बहुत ज्यादा टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस का पेशेंट है, थ्रोट पेन हो रहा है, तो इसमें हम एक मतलब तीसरा रस कल्पतरु रस और ऐड कर सकते हैं।
इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट आते हैं कि आप देखे देखो, एंटीबायोटिक से पहले पेशेंट ठीक होता है इन दवाइयों से। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये आपने 5 मिलीग्राम कितने पर टाइम का डोज बताया, कैसे बताया? ये आप तो देखिए 250 mg से काउंट करिए आप, है ना। 250 मिलीग्राम की एक पुड़िया आपकी, तो आप जब 5 ग्राम तोलोगे ना तो आपकी 20 पुड़िया बनेगी। 9 बज रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब चंद्रामृत रस 5 ग्राम, चंदन रस 5 ग्राम और ये शुक्लादि 40 ग्राम, कल्पतरु रस 5 ग्राम। फिर से बताइए। सर ने ऐसे बोला है, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, चंद्रामृत रस 5 ग्राम, टंकन भस्म 5 ग्राम, सितोपलादी तालिसादी 40 ग्राम और ये कल्पतरु रस शायद 5, वो भी 5 ग्राम ही है। तो इसकी 20 पुड़िया बनाने के लिए कहा है सर ने जी। और सीतोपलादी या आपका तालिशादी, कोई एक लेना, दोनों मत लेना उसमें से। देखिए अगर अपन तालिशादी चूर्ण लेते हैं ना तो ये गृहिणी पे ही बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चीज से मुझे मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर तालिशादी चूर्ण अपन मिला के देते हैं तो जो मतलब जो ड्राई कफ है ना, बातज कफज खांस है, और तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और यदि पित्तज हो उसमें तो उसमें आप प्रवाल पिष्टी जैसी चीजें भी मिला सकते हैं, तो वो पूरा त्रिदोष पे ही काम करेगा, वात पित्त कफ तीनों पे। प्रशांत सर, एक प्रश्न हमारा था। जी बोलिए सर। एक चीज तो ये कि आज हम लोगों ने जो त्रिभुवन कीर्ति रस के कंटेंट पढ़े जी, उसमें एक कंटेंट कंकण भी है जी। तो क्या ये उचित रहेगा कि हम अलग से टंकण और डालें? पहली चीज तो ये कि त्रिभुवन कीर्ति रस ऑलरेडी कंटेन्स टंकण। दूसरी चीज, हम एक प्रश्न आपसे ये पूछ रहे हैं, प्रश्न नहीं मैं अपनी जिज्ञासा पूछ रहा हूँ कि आप सितोपलादी और तालिसादी को अलग अलग किस तरीके की कास्ट में इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 पहला क्वेश्चन। दूसरा, बिकॉज मैं सरकारी डिस्पेंसरी में हूँ, कई बार हमें सारी दवाइयाँ खत्म हो गई होती हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास तालिसादी या सितोपलादी ही केवल उपलब्ध है तो इनको हम और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए सर, तालिशादी चूर्ण का जो मेन अपना मतलब बताया गया है वो कांस के लिए बताया गया है, श्वास और कांस दोनों के लिए बताया गया है। इसके अलावा अग्नि यदि आपकी मंद होती है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, या आम के पाचन के लिए भी ये चूर्ण बहुत अच्छा काम करेगा। क्या सितोपलादी नहीं करेगा? नहीं, सितोपलादी भी करेगा, पर जो मेरा अनुभव है वो मैं उसमें यही जानना चाह रहा हूँ कि मैं बताता हूँ क्या है ना, सितोपलादी चूर्ण है ना, ऐसा सोचे कि नाभि से ऊपर जितना भी श्वास है, नाभि से ऊपर उस पे काम करता है। नाभि से नीचे जो भी है, अपान की दृष्टि है, अग्निमंद है, नाभि के पास ही मणिपुर चक्र बोलते हैं, तो ये अग्नि वर्धन करके वायु का अनुलोमन करके श्वास को ठीक करता है। ऐसे तालिशादी चूर्ण है। सर अन्य किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा इसको? जैसे कि अभी श्वास किस वजह से लग रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की वजह से श्वास लग रहा है क्या, अग्निमंद हो, आम की संचिति की वजह से श्वास लग रहा है क्या, तो दोनों के कंटेंट देखिए। सितोपलादी है वो सौम्य है, पित्त शामक है जी। तालिसादी के सारे द्रव्य कटु रस वाले है, ज्यादा दीपन पाचन है, वायु का अनुलोमन करने वाले जी। हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों का, ऐसे कंडीशन में यूज करें। सर जो बोल रहे हैं ना प्रशांत भट्ट जी, वो सच है, वही ऐसे ही बताया गया है जी। तो तालिसादी को हम अगर जो क्षार धर्मिता मतलब जो आम्ल धर्मी बीमारियां हैं, नहीं, ये 5 भौतिक वाले में नहीं आते, तालिसादी आता है क्या? नहीं, कभी कभी इस्तेमाल करने को इसमें बोल देते हैं। नहीं, ऐसे आप दोषों के हिसाब से करिए। वो क्षार धर्मिता और वो वाला जो है ना, उसके उतने 20 ही ड्रग है, उसमें और ऐड मत करिए। अच्छा। तो क्या गृहिणी या अतिसार वगैरह में तालिसादी का कोई रोल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। मेन वो श्वास का व्याधि में काम करते हैं। सितोपलादी चूर्ण पित्त जन्य जो संप्राप्तियां रहती है, सितोपलादी चूर्ण राजयक्ष्मा में उसका रोगाधिकार है ना, चरक संहिता में, तो अगर पित्त का है तो उसमें, और वो ब्रीहण करता है तालिसादी, क्योंकि उसमें सितोपला है। अच्छा। हाँ। नहीं, सितोपलादी में सितोपला है, तालिसादी में तालिस डाला हुआ इतना ज्यादा
16 जी भाग हम्म, ऐसे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और इसको सबको क्षार धर्मिता अम्ल धर्मिता में मत डालिए, सब उसका चश्मा 20 ही द्रव्यों का है वो चश्मा। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर मैं भी एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि सर जी इसमें सीता डाली हुई है, ताली शादी में भी सीता डाली हुई है और सीतोपलादी में भी सीता डाली हुई है, मिश्री डाली हुई है, तो दोनों में जो मिश्री का उपयोग किस लिए रखा जाता है सर? जैसे मिश्री क्या होती है कि कफवर्धक होती है, नहीं, जबकि ये कफवर्धक दोनों होती है लेकिन पित्त शामक भी तो होती है मधुर रस से। पित्त कफ पित्त सारक है ना सर वो मिश्री। हाँ, और सर ये म्यूकोजल आपका कपूर आदि चूर्ण भी अच्छा काम करता है सर ये कॉम्बिनेशन में। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए देते हैं। एक तरह से म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे काम होता है सीतोपला का। सर क्या सीतोपलादी अम्ल पित्त में यूज हो सकता है? हाँ, मैंने कभी किया हो नहीं, सकता है, नहीं है, हो सकता है। देते हैं। हाइपर एसिडिटी हो रहा है और सीतोपलादी चूर्ण खा लीजिए, देखिए आपका एसिडिटी ठीक कम हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, थैंक यू सर। लेकिन हाइपर एसिडिटी में ये पित्त के किन गुणों को कम करेगा? उष्ण और तीक्ष्ण गुणों को। मधुर रसात्मक है ना, जी मधुर जी मधुर शीत है। जी। सर वही जैसे अभी सर ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम क्योंकि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में है तो हमारे पास जो जो मेडिसिन अवेलेबल होती है हमें उसी से पेशेंट को ट्रीट हाइपर करना होता है। एसिडिटी के जितने भी पित्त वाले पेशेंट आते हैं ना, दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, सब में हाँ सीतोपलादी यूज करके देखिए। हाँ ठीक ठीक सर, ठीक। हाँ, उसमें इलायची है, कितना टेस्टी है, मन प्रसन्न हो जाता है खाने टेस्ट तो अच्छा है। हाँ, सीतोपलादी का पेशेंट आराम से एक्सेप्ट करता है। एक अभिपत्तिकर हो चाहे सीतोपलादी, पेशेंट आराम से, छोटा भी अगर बच्चा है 7 8 9 साल का, इवन 6 7, सीतोपलादी तो 5 6 साल का बच्चा भी बहुत आराम से खा लेता है। और महाराष्ट्र में तो सीतोपलादी का गोली मिलता है चूस चूस के लेने के लिए। सीतोपलादी सर वैसे कहते हैं गर्भिणी से लगा के अगर कोई प्रसूता है उन सबको साथ में होता है सीतोपलादी, ऐसा सबके लिए है सेफ सर। होता है। हाँ, और मुंह चाटन करने के लिए तो बोला ही है कि थोड़ा थोड़ा लेके चाटते रहो। रोचन दीपन सब कुछ करता है, मतलब गर्भिणी से प्रसूता तक अगर उसे कोई भी इस तरह सेफ है। का और राज्य अक्षमा रोगाधिकार में है, तो सोचिए कितना हाँ। बेस्ट दवाई है। हाँ ठीक सर। हाँ, रजनी मैम आप अपने और एक्सपीरियंसेस बताने वाली है, अभी आप ऐसे भाग नहीं सकते। आप सोचिए क्या बताना है आपको। सर क्योंकि हमारे पास ना बहुत ऐसे, जैसे मैं सुनती हूँ आप सबके बहुत ही स्पेशल और बहुत ही रोचक केसेस होते हैं, हमारे बहुत ही नॉर्मल, मतलब मेरी डिस्पेंसरी में बहुत ही नॉर्मल केसेस होते हैं सर। तो मुझे लगता है मैं क्या ही तो बताऊं, वही मेरे पास ऐसे नॉर्मल ही तो बताइए हमें। हम तो भूखे हैं ज्ञान के, आप जितना बताएंगे हमें तो सीखना है। सर वही तो, अगर कुछ कुछ भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ आज ये शेयर करने लायक है और ये सच में आज मुझे ये शेयर करना चाहिए, मैं उस दिन खुद उत्सुकता से खुद सामने आके बोलूंगी कि मुझे ये शेयर करना है आज सबके साथ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। एक स्मिता देशमुख मैम है पुणे की, उन्होंने हैंड रेज किया था। स्मिता देशमुख मैम अभी कहाँ गई मैम? अर्शिया मैम आपने हैंड रेज किया, आप बोलिए। यस सर, अंजना मैम से पूछना है। अंजना मैम आपसे पूछना है प्रश्न। अंजना मैम, आज अंजना मैम का एक फोटो मेरे पास आया, एक मैम ने दिया, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। जिन्होंने किया वो ना नवीन सर की क्लासमेट है वो मैम, मैं अभी शेयर करता हूँ। नमस्कार सर, और नमस्कार। आप लोग देखिएगा अंजना मैम एकदम ऐसा लगता है कि इतनी यंग है ना। मैं अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ अर्शिया मैम बताइए। हाँ हाँ अंजना मैम, सर मैम वो सिस्टर के लिए ही पूछना है जो लास्ट टाइम आपको पूछा था ना मैंने, तो हाँ। अभी उसका वो 20 वीक्स चल रहा है। लास्ट टाइम तो उसका वो ठीक हो गया था, अभी उसको फिर से क्या हुआ है कि उसको पहले से एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा भी कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह ऐसा कुछ चला जाता है ना, तो उसको बहुत बहुत छींके आती है, मतलब लिटरली 50 ऐसे ऐसे आती थी पहले। तो वो कुछ उसका एक आता है ना, वो लेती थी। अभी तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी बैंक में कुछ काम चल रहा था, तो फिर से उसको छींके आ रही है और वो छींकों के साथ फिर से वो यूरिन निकलने लगा है। और उसके एक दिन पहले से उसको थोड़ा सा कफ तो था ही, और अभी छींके के साथ यूरिन निकल रहा है, और अब उसको फीवर भी आ गया है और खांसी भी हो ही रही है। और फीवर अभी 99 100 100.7 100.8 ऐसा हो गया है अभी। तो थोड़ा सर दर्द भी है साथ में। तो अभी मैं उसके लिए क्या दे सकती हूँ? वो गोजी वादी काढ़ा तो अभी फिलहाल खत्म हो गया, सीतोपलादी चूर्ण भी खत्म हो गया है।
दाढ़ी वादी के लिए थोड़ा सा ही बचा है। चलाइए, वही सब सामान मंगा लीजिए ना मैम, उसको रखिए और उसको लगातार थोड़ा चला दीजिए, है ना, क्योंकि अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है ना। कहाँ पर है भाई, ये बॉम्बे में ही है क्या? हाँ बॉम्बे में है। हाँ, तो क्लाइमेट का असर है मैम ये, और तो जान ही रहे हैं इसमें क्या होता है, वायु प्रकोपित हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे आप बता ही रही हैं कि थोड़ी सेंसिटिव है और प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, तो जनरली हम लोग ऐसे केस में वही करते हैं, थोड़ा दाढ़ी मास्टक ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें सितोप्लादी मिला लीजिए, ठीक है, और उसमें दाढ़ी मास्टक को सितोप्लादी मिला के थोड़ा सा गोजीवादी पात से उसको अनुपान के हिसाब से उसको पिला दीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो एक स्वर्ण बसंत मालती टैबलेट उसको दे दीजिए अब रसायन काल में लगातार एक बार, है ना, इम्यूनिटी उनकी अच्छी रहेगी, उनको जरूरत भी रहेगी। और साथ में जैसे मैंने बताया था पहले भी, सहस्त्रकुटी अभ्रक भस्म ले लीजिए, थोड़ा सा मुक्ता पिष्टी भी ले लीजिए, धात्री रसायन ले लीजिए, है ना, और उसके साथ में हाँ, और थोड़ा सिरप ओजस करके आता है, चरक कंपनी का आता है, उनको दिन में 2 बार इसको देते रहिए। अच्छा मैम, रसायन कौन सा बोला? बोलो ना, लहसुन बसंत मालती दीजिए। धात्री, अभी ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, धात्री रसायन, धात्री रसायन, धात्री रसायन, ओके ओके। हाँ, अभ्रक भस्म के साथ, हाँ, सहस्त्रकुटी अभ्रक भस्म के साथ, और मुक्ता पिष्टी या फिर मुक्ता शुक्ति। मुक्ता पिष्टी ज्यादा काम करेगी, लेकिन मुक्ता शुक्ति भी इफेक्ट करेगी। ओके मैम, ऐसे फीवर के लिए फिर अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है? ट्रिकी आता है ना, फीफाट्रोल वगैरह आता है उसका, एमिल का आता है, फीफाट्रोल आता है, ओफ्लुओसिल आता है इसका, वो आप 2-2 गोली दे दिए, आराम हो जाएगा। अच्छा, फीफाट्रोल और ओफ्लुओसिल अगर नहीं मिले तो त्रिभुवन कीर्ति भी दे सकते हैं? हाँ हाँ, त्रिभुवन कीर्ति गोदंती के साथ दीजिए। अच्छा, ओके मैम, ओके, थैंक यू जी। सर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी, अगर आप कहें तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है, देखिए सर, सबका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो सकता है कि बहुत छोटी सी बात हो, बट क्योंकि मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो मुझे लगा मैं शेयर करूँ। सर, जैसे हम लोग के पास पीसीओडी के पेशेंट आजकल बहुत ही आते हैं, टीन एज में 13, 14, 15 ईयर की गर्ल्स आती है पीसीओडी लेके, उनको कोई सिम्टम नहीं होता सिवाय इरेगुलर मेंसेस के, इसके अलावा कोई खास सिम्टम उनमें नहीं होता है। तो पीसीओडी के लिए जो भी हमारे पास ग्रंथि वाले हमारे पास जो भी सप्लाई में होता है, कैशोर, कांचनार, आरोग्यवर्तनी, चंद्रप्रभा, अशोकारिष्ट, और अगर पीरियड के वैसे कभी कभी मैं रजप्रवर्तनी वटी उनको रेगुलर चला देती हूँ, 1 BD रेगुलर चला दिया, और पीरियड आने के डेट, एक्सपेक्टेड डेट पे थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया, 2 TDS दे दिया। सर, मैंने ये चीज देखी है कि अगर हम उसके साथ साथ ना उसको एंटी डायबिटिक कह लो या शुगर कंट्रोल अगर कर दें उस गर्ल का, या उस जो भी टीनेज 18 कोई भी एज हो सकती है उसकी, अगर उसका हम शुगर भी कंट्रोल, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हम कंट्रोल रखते हैं उसका, चाहे मेडिसिन से, जितनी भी हमारे पास मेडिसिन भी हैं अगर उसके लिए, या बाहर से भी देनी पड़े, और प्लस उसकी डाइट से, तो मैंने ये देखा है कि जो रिजल्ट हमें 6 मंथ्स पे मिलता है वो हमें 3 to 4 मंथ्स पे मिल आपका बात सही है। पीसीओडी में कॉम्प्लिकेशन है ही ना, शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटिक मेलाइटस होता है, ये तो है ही। अपने उपद्रव की चिकित्सा किया तो व्याधि ठीक हो गई। एक छोटा सा ये था लॉजिक कि जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है वो हमेशा ग्लूकोज पे सर्वाइव करती है, हमारे बॉडी के ग्लूकोज पे सर्वाइव करती है। तो अगर हम ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखें या स्पाइक ना होने दें ग्लूकोज, तो शायद उस ग्रंथि को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, और साथ में हम पीसीओडी की मेडिसिन भी देते हैं, तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं रिजल्ट। तो 3 to 4 मंथ्स में आप शुगर के लिए क्या दवाई देती है जिससे आपके? सर देखिए, जैसे हमारे पास निम्बादी चूर्ण है, ठीक है, फलत्रिकादि को आत भी हमारे पास जो आता है, फलत्रिकादि को आत दे देते हैं। और इसके अलावा सर एक टैबलेट भी आती है जो आयुर्वेदिक है, और लेकिन वो उसको ना जैसे एमिल की भी सर BGR 34 आती है, वो 1 BD अगर हम उस पेशेंट को चला दे बिफोर मील ½ एन आवर, तो उससे उसका वेट भी रिड्यूस होता है, और उसकी सिस्ट भी बहुत जल्दी कम होती है। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है और वो कहता है कि मैं बाहर से ले सकती हूँ, तो हम उसे BGR 34 लिख देते हैं। और अगर वो कहती है कि नहीं मैं बाहर से कुछ नहीं ले सकती, तो हमारे पास फलत्रिकादि है, आनंद भैरव है, और निम्बादी चूर्ण है, हम फिर इस पे चला देते हैं उसको। जी, बहुत अच्छा बताया। सरोज मिश्रा जी, आप अपना कुछ बताइए इसमें, आपने जो लिखा है वो बहुत बेस्ट लिखा है। सरोज मिश्रा जी, इन्होंने लिखा है कि पीसीओडी और ये मधुमेह दोनों मेद धातु के विकृति से होता है।
मेद पे काम किया। सरोज मिश्रा जी आप ही बताइए, आप क्या लिखे हैं? सरोज मिश्रा जी से संपर्क पीसीओडी है। हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? आ रही है, बताइए। ये जो पीसीओडी है, जितने भी हमारी गांठ या ग्रंथि वाली बीमारियां होती हैं, मेद धातु विकृति की होती हैं, या मेद जो मूल स्थान है वो वृक्क और वपावहन ऐसा माना गया है। इसके अलावा जो मेद धातु से अस्थि धातु, अगर मेद धातु की वृद्धि हो जाएगी तो अगली धातु अस्थि नहीं बनेगी। तो ये जो हमारी थायराइड, थोड़ा बाहर आके बोलिए सर, बाहर आके बोलिए सर, आवाज कट रहा है सर। मेनली जो मॉडर्न ट्रीटमेंट चलता है ना पीसीओडी का, उनकी हिस्ट्री में भी सर कभी कभी डायबिटीज मिलता है। और जैसे अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा मेटफॉर्मिन, तो यार लॉट ऑफ पीपल दे आर व्हेन दे हैव बीन डन विद हार्मोनल मॉडर्न ट्रीटमेंट, तो मेनी अ टाइम दे हैव दिस टैबलेट्स, मेटफॉर्मिन है, ग्लाइसिफेज है, क्योंकि दैट वर्क ऑन टू द ग्लूकोज एक्सेस। लेकिन हमारी जो ये है संप्राप्ति अलग रहती है, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का, अगर आप पीसीओडी ट्रीट करते हैं तो उनका जो भी क्लेशजन्य संप्राप्ति है वो दूर करके और प्रमेय पे काम करके आराम से। अनुरिता मैम आप प्लेन में से बात कर रही हैं, तो प्लेन में आ रहे सिग्नल हमारा? सर अभी शुरू नहीं हुआ है, जस्ट प्लेन में बैठे हुए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पे है। ये प्लेन से बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ लूथरा जी बात कर रहे हैं प्लेन से। हाँ हाँ, तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि जो मेद धातु की विकृति है, मेद धातु का जो मूल स्थान है वो वृक्क और वपावहन, मूत्रवय संस्थान की जितनी भी बीमारियां आती हैं वो सारी मेद धातु से संबंधित हैं। इसके अलावा जो थायराइड बीमारी है वो भी मेद धातु से संबंधित है, मोटापा मेद धातु से संबंधित है। तो मेद धातु अपने आप में कई बीमारियों को समेटे हुए है, और इसका जो मल होता है वो स्वेद होता है। इससे ठीक अगली धातु जो बनने वाली होती है वो होती है अस्थि। तो जब कभी भी, जैसे हम अगर जो कोरिलेट करें थायराइड को हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में, एक हार्मोन हमारा थायराइड का होता है T3 T4 एंड थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो कम हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, हाइपर कैल्सीमिया कर देता है। इधर हाइपर कैल्सीमिया जब करेगा, थायराइड कम होने की वजह से थायरोकैल्सिटोनिन कम हो गया और इसने हाइपर कैल्सीमिया कर दिया, तो ये कैल्शियम उठा के कहाँ से लाया? ये बोन्स से उठा के ले गया, ये दांतों से उठा के ले गया, ये बालों से उठा के, और शरीर के अन्य जो हिस्से हैं उनसे उठा के कैल्शियम इसने ब्लड में डाला जाके, तो कर दिया हाइपर कैल्सीमिया। तो इससे हुआ क्या? हड्डियां हो गई कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, और दांत हमारे जो हो गए वो भी हो गए कमजोर, और ठंडा गर्म पानी लगने लग गया। इसके अलावा ये जो थायरोकैल्सिटोनिन कम होने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया पैदा हुई, इसमें बोन्स से उठा के कैल्शियम इसने ब्लड में ही नहीं डाला और जगहों पे भी डिपॉजिट किया, और एक स्टोन फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ा दी। तो इससे स्टोन बनने लग गए कहाँ के? किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के, इसके अलावा प्रोस्टेट के, ये गॉलब्लैडर के स्टोन बनने लग गए। तो इससे 3 सिम्टम पैदा होते हैं: बोन्स, स्टोन्स एंड एब्डोमिनल ग्रोन्स। बोन्स इजी फ्रैक्चरेबिलिटी, स्टोन फॉर्मेशन, एंड बिकॉज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन पेट में दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ग्रोन्स। तो ये तीनों सिम्टम जो होते हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन कम होने की वजह से भी होते हैं और पैराथार्मोन के ज्यादा होने की भी वजह से होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टी ग्रंथियां हैं। तीसरी चीज जो हमारी डायबिटीज की बीमारी, जैसा अभी मैडम बोल रही थी कि अगर हम इसका किसी का शुगर कम कर देते हैं तो पीसीओडी में जल्दी इफेक्ट देता है, क्योंकि मेद धातु की विकृति है और मेद धातु की बीमारी डायबिटीज भी है। तो डायबिटीज में हम ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वैसा ही ट्रीटमेंट हम मेद धातु के लिए करें तो निश्चय ही हमारी मेद धातु से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें डेफिनेट लाभ होगा। हम अगर इसको देखते हैं कि भाई मेद धातु बढ़ गई तो उससे अगली धातु नहीं बन रही है, अगली धातु अस्थि धातु नहीं बन रही है, तो वो भी थायरोकैल्सिटोनिन से अप्रोच निकल के सामने आ गया कि अगली धातु नहीं बन रही है, वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। ठीक है,
तो ये दोनों मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक पैथोलॉजी दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रही हैं, चाहे हम इधर से देखें चाहे उधर से देखें। और सर यहाँ इसमें पे एक यस मैम जी प्लीज। जी सर नहीं सर, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, इसमें ऐसा भी है कि कभी कभी पेशेंट पीसीओडी की है हमारे पास, लेकिन वो बहुत ही लीन एंड थिन है, हमें उसमें मेद संचय या मेद बढ़ा हुआ या इस तरह के कोई भी सिम्टम या उसको उसके ना उसके अपीयरेंस देख के लग रहा है, उस केस में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मैं इन्हें शुगर कंट्रोल या शुगर रेगुलेट एक ना करने के लिए आवरण मेडिसिन जन्य दूं या होता है। नहीं। हम आप उसको डायबिटीज मत सोचिए, आप उसको मेद धातु विकृति करके सोचिए। और आवरण जन्य और क्षयात्मक संप्राप्ति ये सोचिए ना, उसमें क्षय हुआ है बहुत ज्यादा। जी, जैसे ये जैसे क्षय- हमारे सर बता रहे हैं कि वात की वृद्धि के 2 कारण होते हैं, केवल केवल और केवल 2 ही कारण होते हैं, एक तो धातु क्षयात्मक और दूसरा आवरण जन्य। अगर किसी का धातु क्षयात्मक और जो आवरण जन्य नहीं, दूसरा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अवरोधात्मक, अवरोध जो हो गया वो वात वृद्धि की वजह बनेगा, दूसरा जो धातु क्षय है वो वात वृद्धि की वजह बनेगा। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं अपना पंच महाभूतों वाला, कि अवरोध हुआ तो किसकी वजह से हुआ, पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से हुआ। तो यहाँ पे चिकित्सा हमने अगर वात की वृद्धि हुई है पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से, तो हम आकाश और वायु बढ़ाएंगे, तिक्त रस प्रधान औषधियां देंगे। वात की वृद्धि अगर धातु क्षयात्मक संप्राप्ति से हुई है तो यहाँ पे हमारी आकाश और वायु बढ़ी हुई है, यहाँ पे हम कफ बढ़ाएंगे, पृथ्वी और जल बढ़ाएंगे, मधुर रस प्रधान मधुर मधुर शीत औषधियां यहाँ पे देंगे, तो ये हमारी संप्राप्ति का विघटन करेंगी। तो ये वातज बीमारियों में हमारा ये अप्रोच ऐसा होना चाहिए सभी का। जी सर, तो क्या सर उसमें मतलब क्योंकि मैंने किया नहीं है अभी तक, तो क्या उसमें वेट रिड्यूस हो जाएगा पेशेंट, उसमें भी होगा, क्योंकि वैसे तो उसका थोड़ा सा वेट लॉस होता है, तो अगर वो पेशेंट पहले ही मान लीजिए अंडर वेट है, और तो क्या उसके चांसेस है कि वो 2-3 मतलब और थोड़ा सा उसका वेट रिड्यूस हो? मैंने नहीं इसी होगा, रिस्क से कभी शुरू नहीं किया। नहीं होगा, बढ़ेगा वेट, बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम उसका ये भी जो प्रॉपर संप्राप्ति बन रही है हम उसका विघटन कर रहे हैं। और डायबिटीज ऐसा नहीं होता है कि जिनका वेट कम होता है उनको डायबिटीज नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे मेद धातु की विकृति सोच के अगर जो हम उसकी संप्राप्ति विघटन करेंगे तो उसके सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। भाई उसका वेट बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। तो उस तरीके वेट लॉस का भी तो कोई कारण होगा ना। एक मिनट, डॉक्टर स्मिता देशमुखे मैम कुछ बोलना चाहती हैं। डॉक्टर स्मिता देशमुखे मैम, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर स्मिता मैम, स्मिता देशमुखे मैम, पुणे की डॉक्टर, शायद मैम अभी है नहीं। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? साहू सर। सर हाँ सर, बताइए। तो थोड़ा बाहर आइए नेटवर्क एरिया में। सर अब आ रही है आवाज अच्छे से? आ रही है, बताइए। सर मैं क्या अंजना मैम से और सभी से पूछना चाह रहा था सर कि मेरे पास क्या एक आम बात की पेशेंट चल रही थी, तो उसका मैं पिछले 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो पेशेंट क्या है कि 5 वर्ष से मैरिड थी, तो उसको कोई इशू नहीं था, तो सडनली उसको प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव हो गई आम बात की मेडिसिन चलते चलते। तो अब मैंने सर उसकी सारी मेडिसिन रोक दी थी, उसको पंचकोल सिद्ध चूर्ण और अजमोदादी चूर्ण पर ही शिफ्ट कर लिया था। तो सर उसमें और एडिशनल मेडिसिन क्या ऐड करें? एक आप सब दे सकते हैं, बस उसमें विरेचन न हो, कोई भी ऐसे द्रव्य नहीं देना है जैसे पेट साफ हो, विरेचन हो। बाकी सब दवाई दीजिए ना आप, दीपन पाचन जो दे रहे, क्या क्या दे रहे थे दवाई वो बताइए। सर एक तो क्या उसको मैं व्रतवात चिंतामणि रस दे रहा था, साथ में महावात विध्वंसक रस दे रहा था, स्वर्ण माक्षिक दे रहा था, शुद्ध गुगलू दे रहा, शुद्ध शिलाजीत दे रहा था, गिलोय और प्रवाल ये तो पुड़िया फॉर्म में दे रहा था। टैबलेट फॉर्म में महायोगराज गूगल, आमवातारी रस और सिंहनाथ गूगल दे रहा था, और महारासनादी गूगल क्वाथ आता है, बीच में उसको मूल क्वाथ अरंडिशने के साथ दिया था।
अरंड भ्रष्ट हरित की, कभी कभी कोई 15 दिन के गैप में अरंड भ्रष्ट हरित की शुंठी सिद्ध जल के साथ दी थी। और सर जैसे आप बताते हो कि उसमें जो उससे नमक पोटली स्वेद रुक्ष स्वेद करा रहा था, तो उसको काफी अच्छा लाभ था, लगभग वो 80% ठीक थी। और ये जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मैंने अभी इसी वीक उसकी ये मेडिसिन कोई भी स्टॉप कर दी। आपका दवाई जो है ना, कोई भी ऐसे गलत नहीं है, बस सिंहनाथ गूगल मत दीजिएगा, बाकी सारी दवाई आपकी सही है, आप सब कंटिन्यू रखिए सर। सिंहनाथ गूगल हटा दीजिए, सिंहनाथ गूगल हटा अच्छा दीजिए। उससे क्या होता है, कभी विरेचन हो सर, जाता है ना, तो वो प्रेशर जर्क मारता है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन और है कि सर मैं मेरे पास क्या आज दूसरा पेशेंट और आया था, तो उसके भी क्या 7 ईयर्स से, मतलब वैसे तो पहला इशू है, सेकंड इनफर्टिलिटी का केस था, तो वो भी क्या चांस लेना चाह रही थी, तो वो भी इसी आम बात से रिलेटेड पेशेंट है। उसके क्या राइट शोल्डर में पेन था और अब वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें कोई एडिशनल मेडिसिन ऐड करें कि जिससे उसकी प्रेगनेंसी कंसीव के चांस बढ़ जाए? तो आप दीजिए ना गर्भधारणी वटी, पुष्प धन्वारस, फल घृत, ये एडिशनल ऐड कर दो सर। हाँ फल घृत दे दीजिए और पुष्प धन्वारस। अगर नश पुष्पांतक रस की जरूरत है, अगर उसको फॉलिकल्स अच्छे से नहीं हो रहे रप्चर, तो और लहसुन आदि वटी। उसके केस में क्या था कि सर वो मेरे को बता रही थी कि जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तब से उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए, क्योंकि पहले उसके जो 7 साल की हिस्ट्री थी तो उसमें पीरियड इरेगुलर आ रहे थे, कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में। पहले उसने ज्यादा प्रयास भी नहीं किया क्योंकि पहला उसके इशू है इसलिए, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था तब उसको टेंशन हो रही थी। लेकिन जब से 2 महीने से मेडिसिन चल रही है तो उसके दोनों पीरियडों का जो गैप है बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डेज तो आपने जो दिया स्त्रोतोरोध दूर कर दिया, बहुत अच्छा कर तो रहे हैं आप, अच्छा तो है। तो उसको क्या है कि जैसे उसकी टाइम पीरियड एग्जैक्ट आया तो उसको सडनली ऐसा याद आ गया कि सर मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए, तो क्या मैं प्रेगनेंसी का चांस ले सकती हूँ? तो मैंने जो अपना रूट साइकिल होता है 14 डेज का, उस हिसाब से उसको मतलब कंसीव चांस के लिए यस कर दिया। अब उसका 11 को पीरियड आया था तो उसको मैंने 23 के लिए बोला है, 23 जुलाई को भाई कि आप चांस ले सकते हो, उसके बाद 4 दिन के लिए। तो ये चीज थी, तो अब एडिशनल उसमें गर्भधारणी वटी और ऐड करवा दो। गर्भधारणी वटी, पुष्प धन्वारस और फल घृत, इससे अच्छा हो जाएगा। ठीक। और सर एक मेरा एक एक्सपीरियंस और था जो भी मेरे को शॉक्ड कर गया था। कुछ और मैं बता देता हूँ, अगर उनका फॉलिकल्स रप्चर नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आप ये अदरक सोरेस का नस्य मैम बताती है वो दे दीजिए, और लहसुन आदि वटी दे देंगे तो और जल्दी से फॉलिकल्स ये होंगे, रप्चर होंगे। तो सर ये जो अदरक सोरेस का नस्य अभी दे सकते हैं उसको? अभी जैसे फॉलिकल रप्चर अभी स्टार्ट टाइम देते हैं, ओवुलेशन के टाइम देते हैं। ओवुलेशन लगभग उसका होने वाला ही होगा क्योंकि उसके 11 जुलाई को टाइम डेट थी, तो उस हिसाब से मतलब 24 को एक दिन तक देना रहता है सर? नहीं, 4-5 दिन तक पॉसिबल है तो दे दीजिए। अच्छा 4-5 दिन, 2 ड्रॉप है ना? हाँ, घी में मिक्स करके, अंजना मैम बोलते हैं घी में मिक्स करके दीजिए अगर ऐसे डायरेक्ट देने में तकलीफ है। ठीक है सर, वो ग्रत से सिद्ध करा के दे दूंगा। सिद्ध करके। और सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मुझे क्या खुशी दे रहा है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना बताइए। हाँ बताइए। मेरे पास एक 67 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट था और उसको क्या था कि पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग थी और उसके जो जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो वही आम बात वाली हिस्ट्री थी क्योंकि पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल थी उसी प्रकार की थी। तो वो पेशेंट का काफी दिन से ट्रीटमेंट ले रहा था, एलोपैथी ले लिया, आयुर्वेद ले लिया, किसी जानकार आयुर्वेद चिकित्सक के साथ ही वो मेरे पास दिखाने आए थे। तो उनकी स्वेलिंग के लिए सर बहुत ही सिंपल चिकित्सा की जो बताते हैं कि मैंने चरक में पढ़ा था कि जो हरित की चूर्ण है वो क्या करता है कि बहुत ही बढ़िया आम पाचन है, क्योंकि उसमें 4 योग दे रखे हैं आम पाचन के गृहिणी चिकित्सा में। जो आम पाचन के 4 योगों में एक तो क्या है कि हरित की चूर्ण है, एक शुंठी चूर्ण है, एक उसमें जो क्या बोलते हैं कि बिल्व, धनिया और मोथा और सौंफ और उसीर शायद ये है, और एक योग है जो मुझे याद नहीं आ रहा, ये एक योग है। तो ये चारों क्या है कि श्रेष्ठ आम मतलब आम को
दूर करने वाली होती है। तो हरित की चूर्ण की जगह हरित की क्वाथ को चंद्र प्रभा वटी के साथ रसायन काल में दिलवाया था उसको, और साथ में स्वादिष्ट विरेचन दिया था, और सिंहनाथ गुगुल, महायोगराज गुगुल और एक आमवातारी रस, 3 टैबलेट रासना सप्तक क्वाथ के साथ ये मेडिसिन दी थी। शुरू के उसको 13 दिन तक, फर्स्ट से 13 दिन तक कोई आराम नहीं था पेशेंट को, लेकिन जैसे ही 14वें, 15वें और 16वें दिन की मेडिसिन गई, 3 दिन में पेशेंट को 40% स्वेलिंग रिड्यूस हो गई 3 ही दिन में। तो वो पेशेंट क्या रिपीट फिर दिखाने आया था। बाकी 13 दिन तक तो मैंने फीडबैक लिया था उनसे, तो बोले कि सर बॉस डॉक्टर साहब अभी तो कोई आराम नहीं आया है। लेकिन आज जब वो मेरे को दिखाने आया था तो वो बता रहे थे कि सर देखो मेरी पूरी हाथ की जो उंगलियां है वो मुड़ रही है, ट्विस्ट कर रही है, और इनमें पेन भी लगभग 67% रिड्यूस हो चुका। तो सर फिर सेम यही मेडिसिन उसको इस बार रिपीट करिए 15 दिन की। अब नेक्स्ट बार जब आएगा तो क्या मतलब खुशी लेके आता है, ये तो मेरे लिए और इस आयुर्वेद जगत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सर क्या एक बार और रिपीट कर देंगे? मैं नोट भी कर लूंगी सर, एक बार कर सकते हैं यहाँ पे फिर से रिपीट? आपने अभी जो बताया, एक हरित की बताया, आमवादारी रस बताया, और क्या बताया सर? सिंहनाथ और योगराज गुगुल, अनुपान रासना सप्तक क्वाथ, और सर इसमें मैं जो मेरा सिद्धांत बता देता हूँ, मेरा जो लॉजिक है वो आप सबके लिए बहुत मेरेकल रहेगा, क्योंकि लाइफ में आने वाली चीज है काम की। हरित की मतलब जो पंच रस युक्त है, इसमें लवण रस नहीं है, और स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है जो ड्रग ऑफ चॉइस रखी है, वो भी क्या है कि एक मतलब विरेचक योग है, लेकिन उसमें लवण रस नहीं डाला जाता। सारे जो विरेचन की जो औषधियां दी जाती है, जैसे पंचसकार चूर्ण है, कोई भी मार्केट में कोई भी विरेचक औषधि तैयार की जाती है, वो सब उसमें सैंडल नमक को यूज करते हैं ज्यादातर, जबकि स्वादिष्ट विरेचन में भी नमक नहीं होता है और हरित की में भी लवण रस नहीं होता है। तो जब लवण रस जो शरीर के अंदर शोथ की उत्पत्ति होती है, वो लवणता की अधिकता ही मानी जाएगी, तभी वहां पर मतलब बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। और हरित की दोनों जगह प्रयोग हो रही है, तो वो सारी मतलब लवण रस को मतलब मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल रही है, तो उसमें और ज्यादा अच्छा इफेक्ट आया। तो जो चंद्र प्रभावती को हरित की क्वाथ के साथ यानी 30 ml फ्रेश क्वाथ के साथ रसायन काल में सुबह 5 से 6 बजे, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आप सेवन करवाओ, आपको निश्चित किसी भी प्रकार के शोथ में बहुत लाभ होगा। और जैसे जहाँ वेरिकेज वेन्स का भी रहता है, वहां भी अपन इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी शोथ ही रहता है, एक तरह से धमनियों के अंदर शोथ होता है। तो ये बस हरित की जो है ना, आप भाव प्रकाश निघंटू में देखिए, उन्होंने बोला है कि गर्भिणी को ना दे, हरित की प्रेशर लाती है। हाँ तो सर इस चीज का ये सर ने एक अच्छी चीज बताई कि इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में क्या हर चीज का जो इंडिकेशन है वो साफ लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हरित की का एकदम मना किया है कि गर्भिणी को हरित की नहीं देना है, आप देख लीजिए भाव प्रकाश निघंटू। हाँ तो ये ध्यान रखेंगे सर। नहीं ये तो मेल पेशेंट थे, तो दोनों ही मेल पेशेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ मेल पेशेंट, फीमेल में ये चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने, प्राउड ऑफ यू मुकेश साहू जी। थैंक यू सर। आप हैं तो लगता है कि पूरा राजस्थान हमारा है, इतना अच्छा। नहीं सर ये तो आपका आशीर्वाद है सर, यहाँ से रोज कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती है। आज जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में सीखने को मिला, लेकिन त्रिभुवन कीर्ति रस के तो इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मेरी भी सबसे फेवरेट ड्रग है त्रिभुवन कीर्ति रस। आज भी मेरे पास एक कफज प्रतिशाय का पेशेंट आया था, उसका जो हेतु निकल के आया कि वो प्रतिदिन मतलब शाम को 3 से 4 बजे तक बनाना शेक पीता है रेगुलर, कम से कम उसको 10 साल हो गए। दूसरा उसका हेतु निकल के आया था चिल्ड वाटर का सेवन करता है। चौथा हेतु निकल के आया था कि एसी में रहता है मोस्टली टाइम। और जो सबसे लास्ट जो हेतु 4 हेतु निकले थे कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सोना, यानी वो 12 साढ़े 12 बजे 10 बजे जब भी सोते हैं, लेकिन उठने का टाइम फिक्स है कि 8 बजे से पहले बिस्तरों को त्याग नहीं करते थे। तो मैंने पेशेंट को कहा था कि अगर आप ये चारों चीज बंद करने के लिए एग्री होते हो तो मैं इस कागज पे आपको मेडिसिन सब प्रेस्क्राइब करूं, अगर आप इनमें से यस करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं मेडिसिन लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसको 2 ही मेडिसिन लिखी थी,
त्रिभुवन कीर्ति रस और अणु तेल का नश्य, और बोल दिया कि 30 डेज तक खाओ और फिर मेरे को रेस्पॉन्स दो। पेशेंट केवल 2 ही मेडिसिन लेके गया और मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो 99% क्योर होगा, क्योंकि उसको कफज ही प्रतिशाय है। और सर कल भी एक कफ जैसे इसका एक पेशेंट था, मतलब नॉन ये वो जो मेडिकल स्टोर वाला था, वो बोल रहा था कि सर मेरे को आज बहुत जोर से झटका आया। तो मैंने पूछा कैसे झटका आया, ऐसे लगा कि जैसे हार्ट अटैक आया। तो मैंने कहा झटका आया, बोला सर ब्रेन में आया। तो मैंने कि ब्रेन में झटका आने से हार्ट का क्या रिलेशन है? नहीं सर मुझे ऐसा डाउट लग रहा है क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी है, एज मतलब 50 के नियर है। मैंने कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले पड़ोस में शॉप है वहाँ पे बीपी चेक करवाओ। तो बीपी चेक कराया तो बीपी 120/80 आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। बाकी मुझे जैसा लग रहा है कि आपको जुकाम हो रहा है, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा है हाँ सर मुझे जुकाम हो रहा है। तो मैंने कहा आप इमीडिएटली 250 mg की त्रिभुवन कीर्ति रस की टेबलेट लो, गर्म पानी से 1 कप गर्म, और आधा घंटे में पेशेंट ओके हो गया। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू सर। सर ये सब आपसे सीखा है, लेकिन जी आपसे 5 भौतिक चिकित्सा का थोड़ा आप यूज करके देखिएगा, उसमें रस सिंदूर वाला त्रिभुवन कीर्ति वो और ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चलो ठीक है सर, मैं क्या कि वो लेक्चर क्या उस टाइम अटेंड नहीं कर पाता तो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। अब मैं आज रिकॉर्डिंग सुनूंगा, आज फेसबुक लाइव पे है। ठीक है सर मैं सुनूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, सभी को प्रणाम सर। और आज मुकेश साहू जी आज आप कोई प्रेयर बोल दीजिएगा ना राजस्थान की भाषा में। सर मुझे ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन मैं भी क्या एक बोलिए शर्माइए मत। सर मैं कल प्रयास करके जरूर सुनाऊंगा, एक भजन आज नहीं सुना पाएंगे? सर आज सुना नहीं पाऊंगा। आज तो केवल गायत्री मंत्र जरूर बोल सकता हूँ। हाँ बोल दीजिए, फिर हम सेशन बंद करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। म्यूट हो गया। यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति। सर थैंक यू सभी को। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं। सुबह माधव निदान का क्लास होगा तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और 5 भौतिक चिकित्सा का जो लेक्चर हुआ 7 बजे वो आप लोग को कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। कंचन मैम, अंजना मैम, सेशन बंद करते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। शुभ रात्रि सभी लोग। नमस्कार।